यामिनी उदास सी बिस्तर पर बैठी है, कुछ सोच रही है। अचानक उसके शरीर में हलचल शुरू होता है। जिन्न जाग जाता है और यामिनी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। यामिनी जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी मां दौड़ कर आती है, नौकर को आवाज देती है। नौकर भी दौड़ के आता है और दोनों मिलकर यामिनी को उठाने की कोशिश करने जाते हैं। तभी यामिनी एक जोर का थप्पड़ नौकर के मुंह पर मारती है। नौकर दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जिन्न बना पति पार्ट 3। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए चैनल पर आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बाकी लोग कमेंट और लाइक किया करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि यामिनी के अंदर का जिन्न शास्त्री को किस तरह से उठा के पटक के मारता है और सब लोग दंग रह जाते हैं। अंत में यामिनी के अंदर का जिन्न शास्त्री का हाथ इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ लेता कि शास्त्री कराहने लगता है, बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है। सारे लोग भी दौड़कर आते हैं और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ नहीं छूटता। वो तो जिन्न की ताकत है। सब लोग हार जाते हैं। अंत में ये नौबत आ जाती कि शास्त्री को उन्हीं के हाल पे छोड़ के सब लोग वहां से चले जाए। तभी शास्त्री के दिमाग में एक आइडिया आ जाता। शास्त्री सब लोगों से रिक्वेस्ट करता है, आप सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ो। सब हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। शास्त्री भी कोई मंत्र बुदबुदाने लगता है और इसका असर होता है। धीमे धीमे यामिनी सुस्त हो जाती है और शास्त्री का हाथ छोड़ देती है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। शास्त्री की घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। यामिनी धीरे से आंखें खोल के देखती है। वो कुछ समझ जाती इससे पहले उसको चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है। सब लोग घबरा जाते हैं। उसको उठाने की कोशिश करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको याद आ जाता है कि जब इसको जिसने भी छुआ उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ, इसलिए कोई उसको छूता नहीं है। लेकिन दक्ष से उसकी यह हालत देखी नहीं जाती और वो पानी लाकर उसके मुंह पर छिड़कता है। जैसे ही उसके मुंह पर पानी छिड़कता है वो होश में आ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है, तभी ये लोग इस तरह से खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं और वो उर्वासी होकर वहां से उदास सी निकल जाती है। यामिनी के वहां से जाते ही दक्ष दादी के पास जाता है और दादी से कहता है कि दादी माँ, मैंने एक फैसला लिया है। दादी माँ चौंक जाती है, पूछती है क्या? दक्ष कहता है कि मैं अभी के अभी यामिनी को उसके माँ बाप के घर हमेशा के लिए छोड़कर आता हूं। दादी शॉक रह जाती है, लेकिन फिर दादी समझती है कि दक्ष सही कह रहा है। एक्चुअली उसको यहां नहीं रखना चाहिए। लेकिन दादी उससे कहती है कि नहीं बेटा, तुम कुछ मत कहो, मैं उसके पापा से बात करती हूँ। यामिनी के डैडी खुशी खुशी फोन उठाते हैं। उनको लगता है कि बेटी के घर से कोई खुशखबरी आई होगी, क्योंकि वो तो इस चीज से टोटली अनजान थे कि इतना बड़ा कुछ हो गया होगा। दादी जैसे ही उनको कहती है कि आप अभी के अभी आकर अपनी बेटिया को अपने घर ले जाओ हमेशा के लिए, यामिनी के पिता को तो सदमा लगता है। वो शॉक रह जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि कभी ऐसी भी खबर आ सकती है। वो कांपने लगते हैं। वो दादी से पूछते हैं कि लेकिन क्यों?
दादी सारी कहानी उनको बताती है। वो गिड़गिड़ाते हैं, वो कहते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी। तो दादी नहीं मानती है। अंत में मजबूरन यामिनी के डैडी उसको लेने के लिए आ जाते हैं। यामिनी डैडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और ये सोचकर दक्ष से गले मिलने जाती है कि पता नहीं आगे कब मुलाकात होगी नहीं होगी और मैं इस बीमारी से निकल पाऊंगी या मेरी मौत होगी। वो बड़ी सैड सी दक्ष की तरफ बढ़ती है, हाथ आगे बढ़ाती है और दक्ष को हक करने वाली होती है, तभी दक्ष झटके से पीछे चला जाता है। यामिनी और उसके डैडी चौंक जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि ये क्यों किया ऐसा उसने। लेकिन बाद में यामिनी के समझ में आ जाता है कि ये लोग मुझे छूने से डर रहे हैं। यामिनी दादी माँ के पैर छूने के लिए जाती है, दादी माँ भी पीछे खिसक जाती है। अंत में बहुत उदास होकर यामिनी और उसके पिता अपने आप को इंसल्टिंग फील करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं और वहां से बोझिल कदमों से निकल जाते हैं। यामिनी बार बार पलटकर पीछे देखती है। पिताजी उसका हाथ पकड़कर कार में बिठाते हैं और कार निकल जाती है। दक्ष तुरंत रति को फोन लगाकर सारी हकीकत बताता है। रति बहुत खुश हो जाती है क्योंकि शुरू से लेकर सारी प्लानिंग रति ने यही तो दिन देखने के लिए की थी कि अपने सहेली का प्यार मैं छीन लूं और उसे अपना प्यार बना लूं। लेकिन रति हमदर्दी का ड्रामा करती है और दक्ष से कहती है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बेचारी बीमार है, उसकी सहायता करनी चाहिए थी। दक्ष उसको अपने तरीके से समझाने लगता है, लेकिन तभी रति दक्ष से कहती है कि रुको रुको, मुझे एक फोन आ रहा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। जबकि रति को कोई फोन आता नहीं है। रति खुश हो जाती है और हमदर्दी का ड्रामा नंबर 2 करने के लिए रेडी हो जाती है। तुरंत यामिनी को फोन लगाती है और हालचाल जानती है। यामिनी सारी कहानी बताती है तो वो नकली आंसू बहाना शुरू कर देती है फोन पर ही और खूब कोसती है दक्ष को और उसकी फैमिली को, लेकिन अंदर से वो गदगद है। यामिनी के माता पिता थोड़े से मॉडर्न ख्यालात के हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र इन चीजों को मानते नहीं है, इसलिए वो यामिनी को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की सोचते हैं। तभी रति वहां पहुंचती है और कहती है कि अच्छा किया आपने इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने का फैसला लिया है, चलिए मैं भी चलती हूँ। साइकियाट्रिस्ट अपने हिसाब से सारे टेस्ट और बाकी सब चीजें करते हैं, ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जैसे जैसे यामिनी की हालत खराब होते जा रही थी, रति वैसे वैसे खुश होती जा रही थी। यामिनी उदास सी बिस्तर पर बैठी है, कुछ सोच रही है। अचानक उसके शरीर में हलचल शुरू होता है। जिन्न जाग जाता है और यामिनी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। यामिनी जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी मां दौड़कर आती है, देखती है तो यामिनी तड़प रही है। उसकी मां तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसको अभी के अभी हॉस्पिटल ले आओ। यामिनी की मां नौकर को आवाज देती है, नौकर भी दौड़ के आता है और दोनों मिलकर यामिनी को उठाने की कोशिश करने जाते हैं। तभी यामिनी एक जोर का थप्पड़ नौकर के मुंह पर मारती है। नौकर दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। यामिनी की मां समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत डॉक्टर को फोन करके सारी घटना बताती है। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आप वेट करो, मैं मेरी टीम के साथ वहां आता हूं। थोड़ी देर में डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर दामिनी को बेहोशी का इंजेक्शन देने जाते हैं तो यामिनी कहती है कि डॉक्टर साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चलती हूँ। डॉक्टर शॉक रह जाता है कि इसे कैसे पता कि हम इसे बेहोश करके ले जाने वाले हैं। डॉक्टर कहता है इट्स ओके,
वो खुशी खुशी हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर फैसला करते हैं कि इसका नार्को टेस्ट किया जाए, इसलिए उसको बेड पर लिटाया जाता है। यामिनी शांति से बेड पर लेट जाती है। कुछ ही पल बाद नर्स इंजेक्शन लेके आती है जो यामिनी को लगाना है और यामिनी को एंगल चेंज करने के लिए कहती है। यामिनी हंस देती है। यामिनी के हंसते ही इंजेक्शन की नीडल टेढ़ी हो जाती है। नर्स देखती है नीडल टेढ़ी, उसकी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। वो सोचती है कि हो सकता है मैंने गलती से टेढ़ी नीडल लगाई होगी। वापस दोबारा दूसरी नीडल लगाती है, वो भी टेढ़ी होती है। अब उसकी समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे ही पलटकर बाहर जाने लगती है डर के मारे, वैसे ही धपाक से यामिनी उठकर उसको पकड़ लेती है और बिस्तर पे गिरा देती है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। यामिनी वही टेढ़ी नीडल वाला इंजेक्शन उठाकर उसको लगाने जाती है। वो जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। सडनली उसकी चीख सुनकर वार्ड बॉय और कुछ डॉक्टर्स वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर और वार्ड बॉय वहां आकर शॉक रह जाते हैं।